गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट में से टॉपिक लिया है एवोगैड्रो लॉ। तो देखते हैं एवोगैड्रो लॉ क्या होता है। तो एवोगैड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जिस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या कहा है हमारे एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन का कोई इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम हीलियम लें तो हीलियम का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट में मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल में मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अपने डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी कि हाइड्रोजन क्या है आपका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है, लेकिन उसी की जगह पे अगर हम देखें हीलियम को तो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस करता है। तो सेकंड पॉइंट इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस विच हैविंग इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब वो किस फॉर्म में कर रहा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो है सब्सटेंस का। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कौन कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके हाइपोथेसिस देखते हैं। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या होती है, यहाँ पर एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस थोड़ा चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस देखते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, equal volume of all gases under similar condition of temperature और pressure contain equal number of molecules। यहाँ पे जितनी भी गैसेस हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम में लिया जा रहा है। सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या रहेगा, इक्वल। ठीक है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। सो वी हैव मैथमेटिकल डिराइव वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन। जो हमारा वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे। तो एन क्या है यहाँ पे, एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है एन, एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हमने क्या लिया है कि हमारे पास क्या है, 3 कंटेनर है, उसमें हमने 1 लीटर हाइड्रोजन लिया, 1 लीटर ऑक्सीजन लिया और 1 लीटर क्लोरीन लिया। तीनों ही क्या है, अपने डायटोमिक फॉर्म में है। तो तीनों की कंडीशन क्या है, सेम होती है। क्या है, 1 लीटर वॉल्यूम आपका क्या है, इक्वल है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। और यहाँ पे अगर हम उसका मॉलिक्यूल देखें तो वो भी क्या है, डायटोमिक फॉर्म में है। तो तीनों की कंडीशन सेम होती है। इनका जो एनटीपी है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 2H2 है प्लस O2 है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2H2O। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गए, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो 2:1:2। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी, आपको एक एप्लीकेशन याद रखना है। क्या है, एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, प्रेजेंस इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर O2 इक्वल टू 2 तो सच मॉलिक्यूल दे वन सेड टू बी डायटोमिक इन नेचर। क्या होगा, डायटोमिक इन नेचर। ठीक है, इसी तरीके से अगर O3 है तो वो क्या होगा, ट्राइएटोमिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज Gay-Lussac's law of gaseous volumes. When gases react together or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume to one another and to the volumes of the products provided.
ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती है या किसी केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आती है या बनती है, सिंपल रेशियो में बाहर आती है, तो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। इसके मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के इंक्रीजिंग या मतलब इसको किसको, टेम्परेचर और प्रेशर को ना तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करती है या किसी केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आती है या बनती है, किसमें, एक सिंपल रेशियो में बाहर आती है, तो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ना तो आप वहाँ पे उसको इंक्रीज़ कर पाओगे और ना ही डिक्रीज़ कर पाओगे। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर यहाँ पे H2 + O2 गिव्स अस H2O, क्या दे रहा है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है, वाटर। तो यहाँ पे H2 भी क्या है 1 मोल, O2 भी क्या है 1 मोल और वाटर भी क्या है प्रोडक्ट में 1 मोल। तो अगर यहाँ पर अच्छे से बैलेंस कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, 2H2 + O2 और क्या मिलेगा हमको, 2H2O। क्या मिलेगा यहाँ पे, 2H2O। तो 2:1:2 के रेशियो में यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेशियो बनेगा, एक सिंपल रेशियो में बनेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखते हैं, डाल्टन्स जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें एटम के बारे में बताया। उससे पहले महर्षि कन्नड़ ने बोला पदार्थ होता है जिसे परमाणु कहा जाता है, पर फर्स्ट थ्योरी डाल्टन्स ने दी। तो जॉन डाल्टन्स ने क्या बोला, जब उसके पोस्टुलेट्स देखे तो क्या था, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिस्ट्रैक्टेबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जो सबसे छोटा पार्टिकल एक मैटर का होता है जिसको हम क्या करते हैं, सब डिवाइड नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, एटम का मतलब होता है अनकटेबल। क्या होता है, इससे उसको कट नहीं कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, अनकटेबल होता है एटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। अगर हम देखें, जो एटम होता है वो सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट्स में क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आपके पास हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। अगर क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन में क्लोरीन के ही एटम होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन में क्लोरीन का एटम है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का एटम नहीं हो सकता, या क्लोरीन में क्लोरीन का एटम नहीं हो सकता है। तो एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम जो है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स ऑफ 2 or more same kind of atoms or different kinds of atoms combine to form compound atoms or molecules। मतलब क्या बोला जा रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा सेम काइंड ऑफ एटम्स या 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइंड होकर कंपाउंड्स बनाएगा या मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है,
एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन ओनली कंबाइन सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट, मतलब केमिकल रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं या उसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। अब ये तो हो गए आपके डाल्टन्स के कुछ, डाल्टन्स की क्या है, एटॉमिक थ्योरी है, कुछ थ्योरी दी उसने। अब उसने जब कुछ थ्योरी दी है तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो ही वॉज एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। उसने केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ तो समझा दिया लेकिन कंबाइनिंग वॉल्यूम का लॉ नहीं समझाया। तो ही could not explain why atoms of different elements have different valencies। उसने ये भी नहीं समझाया कि क्यों अलग अलग एलिमेंट में why atoms of different elements have different valencies, अलग अलग एलिमेंट में एटम जो है उसका different valencies होती हैं। He could not explain why element combine to form कंपाउंड एटम, उसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों एलिमेंट कंपाउंड मतलब कंबाइन होता है कंपाउंड एटम बनाने के लिए। तो ही फेल टू एक्सप्लेन क्या एटम्स कंबाइनिंग कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, मतलब अगर मैं बात करूँ कि क्या एक्सप्लेन करने में फेल किया कि एटम कंबाइन कैसे करता है, मतलब वहाँ पे जो उसने बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, ठीक है, उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पे एटम और कंपाउंड इन दोनों का अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या है, ठीक है, ये भी नहीं समझाया। तो उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, ठीक है। तो एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो एटम है वो क्या कंसिस्ट करता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, जबकि डाल्टन ने क्या बोला कि जो एटम है वो अनडिविजिबल मतलब इनडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं एटम को। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, की एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमने नाम मतलब हमें पता है कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सेम। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट्स के मे नॉट बी सेम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है, किस बेसिस पे बता रहे हैं हम, किसके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, आइसोटॉप्स के। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मतलब आइसोटॉप क्या है कि जो एटम है सेम एलिमेंट में हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जो एटम होगा सेम एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे एग्जांपल में बता दूँ आपको, जो हाइड्रोजन होता है वो 3 आइसोटॉप्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी सेम, मतलब किस कॉन्सेप्ट के बेसिस में बता रहे हैं कि जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट में क्या होगा, सेम होगा, किस कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो आइसोबार होता है उसमें क्या होता है कि जो एटम होगा सेम मतलब आइसोबार्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वहाँ पे क्या होगा, मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मास नंबर क्या होता है, सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फोर्थ पॉइंट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेकिंग पार्ट
इन अ रिएक्शन। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो, जो एटम्स होगा वो सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल सुक्रोज, C12H22O11, इनका जो रेशियो होगा वो सिंपल नहीं है। एटम ऑफ वन एलिमेंट में चेंज इनटू अदर, जो एलिमेंट्स एटम जो होगा वो एक एलिमेंट से दूसरे में चेंज होता है। दिस बेसिकली हैपन इन फ्यूजन। वो कैसे होता है? फ्यूजन के थ्रू होता है। फ्यूजन का मतलब किसी बड़े को छोटे में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, किसी बड़े को छोटे में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मास ऑफ एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे हम? मास ऑफ एटम को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू mc²। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्जीलियस ने भी कुछ बताया। तो बर्जीलियस ने क्या दिया था? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जब हम किसी भी गैसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का गैस क्या होगा? इक्वल। तो क्या करेंगे सभी गैसेस? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस क्या कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या कंटेन कर रहे हैं? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन क्लोरीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है आपका? H2, क्लोरीन Cl2। हाइड्रोजन क्लोरीन आपका क्या बन रहा है? 2HCl। तो H2 भी यहाँ पे 1 वॉल्यूम, H2 का वॉल्यूम कितना है? 1। क्लोरीन का भी वॉल्यूम क्या है? 1। और HCl का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स 1, नंबर ऑफ एटम्स 1 एटम, नंबर ऑफ एटम इज 2 एटम्स, मतलब 2n, ठीक है। 1n हाइड्रोजन का, 1n क्लोरीन का, और HCl का क्या हो जाएगा? 2n। तो यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ एटम्स 1 1 लेते हैं तो HCl का भी नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? 2। 1 + 1 2। अगर हम नंबर ऑफ एटम क्या लें? हाफ, तो H2 का हाफ, Cl2 का हाफ। तो यहाँ पे कंपाउंड का नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट को ख़त्म कर दिया है, लेकिन फोर्थ पार्ट में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक नोट्स का प्रिपरेशन करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।